तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका वेल गुरु जी में। इससे पिछली वीडियो जो गई थी उसमें हमने राष्ट्रपति के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा की थी कि उनका इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, यानी निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का क्या होता है, कौन उनको वोट दे सकता है। जो लोग उनको वोट दे सकते हैं उन्हीं को मिला के निर्वाचक मंडल का निर्माण होता है। और दूसरी चीज़ है, उसमें हमने बताया था कि विधायक के और सांसदों के वोटों का मूल्य क्या होता है, कैसे उनका मूल्य निकाला जाता है, ये सारी बात हुई थी। आज हम बात करेंगे कि क्या है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और क्या है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। दोनों चीज़ों पर चर्चा करेंगे और वोट कैसे देते हैं, काउंटिंग कैसे होती है, रिजल्ट कैसे आता है, बहुत संक्षिप्त में ही जानेंगे और अच्छे से जानेंगे। पिछली बार में जो चीज़ें मैंने बताई थी, लास्ट में कुछ लोगों को रह गया था, मैं बता दूं। एमपी का मूल्य पहले उसको बता के फिर चलते हैं। एमपी मतलब कि सांसद के एक वोट का मूल्य क्या होगा। तो मैंने बताया था कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या, मतलब दोनों सदन का, इसमें लोकसभा और प्लस राज्यसभा दोनों के होंगे, जो निर्वाचित होंगे इन दोनों के, वो दोनों के सांसदों की संख्या। और ऊपर क्या होगा, ऊपर आपका होगा कि सभी राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों का के मूल्य का कुल योग, मतलब कि आप ये समझिए कि किसी राज्य में अगर 10 सीटें हैं और एक विधायक के वोट का मूल्य आपका मान लीजिए 100 है, एक विधायक के मूल्य 100 है, तो 100 और गुणे 10 1000 हो गया। यानी कि उस एक राज्य में टोटल मूल्य कितना हुआ, 1000। ऐसे ही 1000 और ऐसे ही अलग अलग राज्यों के अलग अलग होंगे, सबका योग और बटा लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों की संख्या। जो अभी वर्तमान का तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 233, पिछली बार जो था 233 प्लस 545 था, ये था पिछली बार का डाटा। अब शायद इस बार भी यही होगा, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। इसी से डिवाइड जब कर देंगे तो आ जाएगा। ये चीज पिछले वीडियो में बताई थी, लेकिन कुछ लोगों को संदेह था तो इसलिए मैंने फिर से बता दिया है इसको। बाकी इस पर ज्यादा चर्चा नहीं होनी है, ये सारी इस पर इन सभी बातों के लिए वीडियो जा चुकी हैं और विस्तार से समझाया गया है। उसमें अगर कोई समस्या होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और वो वीडियो इस वीडियो को देखने के बाद या इससे पहले ही जाके उसको देख ले तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, क्या है एकल संक्रमणीय मत पद्धति जिसे कहते हैं। एक्चुअली उसको संक्रमणीय कहते हैं, लेकिन उसको हम हस्तांतरणीय कहें या स्थानांतरणीय कहें तो ज्यादा अच्छा है। संक्रमणीय शब्द से हम थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं, सोचते हैं कैसा शब्द आ गया। ट्रांसफरेबल, इंग्लिश में ट्रांसफरेबल है, उसका मतलब होता है स्थानांतरणीय। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो सांसद या विधायक ही वोट देंगे, जो लोग राष्ट्रपति में वोट दे सकते हैं राष्ट्रपति को, वो लोग वोट तो एक ही देंगे, एक वोट देंगे, उनको ऐसे बैलेट पेपर मिलेगा, उस पर वोट देंगे, लेकिन उनको ऐसे एक ही लोगों को वोट नहीं देना है। जैसे राष्ट्रपति में मान लीजिए बहुत सारे लोग खड़े हुए, तो उन सबको प्रायिकता यानी किसको प्रायोरिटी ज्यादा देनी है इसके अनुसार होगा कि 4 लोग खड़े हैं, मैं इनको, जैसे कि मान लीजिए, अब इसको समझिए क्या है, वोटिंग का सिस्टम समझाते हैं। पहले जैसे लोकसभा या विधानसभा में आप जाते हैं तो ऐसे ही आपको बैलेट पेपर मान लीजिए मिल रहा है और इसमें 4 लोग हैं, ए बी सी डी, सिंबल बना रहता है, वो उनका चुनाव चिन्ह या चुनाव चिन्ह नहीं होंगे या नाम होंगे, तो आप जिसको आप जिताना चाहते हैं बस उस पर मुहर लगा देते हैं या फिर ईवीएम में बटन दबा देते हैं, सिर्फ उसी को जिसको आपको वोट देना है।
वोट दिए चले आए, आपका वोट सीधे उसको पहुंच गया और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे प्रत्याशी तो ऐसे रहेंगे, मान लीजिए हम 4 प्रत्याशी मान रहे हैं, यहाँ पे भी वोटिंग का सिस्टम समझते हैं हम। 4 प्रत्याशी हैं, ए, बी, सी और डी। अब मैं किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, एक व्यक्ति कैसे रहेगा? प्रायिकता सबकी अलग हो सकती है। उसने कहा कि हम सी को पहला नंबर पे रखना चाहेंगे कि मैं चाहता हूं कि सी ही राष्ट्रपति बने, और अगर सी ना बने तो ए बने, और अगर ए भी ना बन पाए तो बी बन जाए, और अगर बी भी ना बने तो कोई नहीं तो भाई कम से कम डी तो बन ही जाए। इस तरह का वोट का सिस्टम है राष्ट्रपति में, ऐसे देंगे वोट। ये सिस्टम है कि मतलब आपको प्रायिकता देनी पड़ेगी, आप किसको बनाना चाहते हैं उसको, और अगर वो नहीं बन पाए तो किसे। सिंगल ट्रांसफरेबल क्यों कहते हैं? जब गणना होती है तो जरूरी नहीं कि आपका वोट सी को ही जाए, सी को ही जरूरी नहीं है कि आपका वोट सी को ही मिलेगा। सी की स्थिति यानी कि कंडीशन चुनाव में अगर अच्छी नहीं है तो यह वोट ट्रांसफर हो सकता है ए को भी, संभव है कि बी को भी हो जाए, और इसमें कोई संदेह नहीं कि आपका वही एक वोट डी को भी जा सकता है। वही एक वोट ट्रांसफर होगा, उसकी वैल्यू कम नहीं होगी, और वो 4 बार ऐसा नहीं है कि ये 4 वोट हैं, नहीं नहीं। अगर ये सी से ए की तरफ गया तो यानी कि ये सी का कैंसिल, सी से तब उसका कोई वास्ता नहीं है। ये चीज है, इसलिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। ऐसा क्यों है ये भी बताते हैं। और दूसरी चीज है, राष्ट्रपति के चुनाव में इसे अपनाने का एक तर्क दिया जाता है कि मान लीजिए कहीं पे आपके लोकसभा में आप जब परिणाम को देखते होंगे तो कम से कम 10 लोग तो रहे होंगे, सांसद में 10 लोग, 10 पार्टियों के लोग लड़े होंगे, उसमें किसी ने पाया होगा 50,000 वोट, 50,000 वोट पा लिया किसी ने, और जब आप बाकी 9 के वोटों का काउंटिंग करेंगे, टोटल करेंगे, वो 50,000 से कहीं ज्यादा आएगा। यानी कि जो सांसद बन चुका है उससे ज्यादा उसे ना बनाने वाले थे, लेकिन फिर भी वो बना क्योंकि उसकी वोट ज्यादा थी। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए 10 वोट हैं, 10 ही वोट आप मानिए, और 3 लोग लड़ रहे हैं, ए, बी, सी, लोकसभा का बता रहे हैं, 3 लोग लड़ रहे हैं। इसमें सिस्टम क्या है कि मान लीजिए किसी ए को किसी ने दे दिए हैं, इनको दे दिए हैं 3 नंबर, 3 वोट, इसको दे दिए हैं 3 और इसको 4, एक कोई नोटा दबा दिया, वोट ही नहीं दिया, नहीं 10 हो गए, कोई नोटा नहीं दबाया, 4 के साथ 10, ठीक है। देखिए इसके भी वोट इससे एक ही कम है, और इसके भी वोट इससे एक ही कम है, और इन दोनों के वोटों का जो योग है इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन जीतेगा कौन? ए जीतेगा। ये अब कुछ लोग जात के, धर्म के नाम पर वोट देते हैं, इससे बढ़ जाता है, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव करना है तो ये ना हो जाए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ए को 4 लोग तो पसंद करते हैं, लेकिन ये 6 लोग यह नहीं चाहते हैं कि ए ही पहले सांसद बने। उनकी विचारधारा थी या तो पहले बी बने या तो पहले सी बने। इस सिस्टम से, इससे बचने के लिए इस सिस्टम को अपनाया जाता है कि अगर ये 3 जो चाहते हैं कि ए ना बने, तो ये किसे चाहते हैं कि आखिर ये बने किसे, ट्रांसफर हो सके इनका वोट, इनके वोटों का मूल्य रह सके, इसलिए। अब इन सब के वोटों का कोई मूल्य नहीं है, ये सब बेचारे वोट देके तो आए हैं, लेकिन उससे कोई अब अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि इनका कोई हाथ इसमें इनको सांसद बनाने में या विधायक बनाने में नहीं रहा। इसलिए इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। आप समझ गए होंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, समझ गए होंगे। वोटिंग कैसे करते हैं कोई सांसद या विधायक, ये मैं बता, ये सबकी अलग अलग हो सकती है। कोई चाहेगा कि बी बने, कोई चाहेगा कि ए बने, ऐसे हो सकता है। वोट सब लोग ऐसे ही देंगे। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कैसे होगा वो भी बता दिया क्यों होता है।
और वोट देने की जो उनकी जो वोट देने का नियम है वो यही है, इसी के अनुसार उनको वोट देना है, ऐसे ही वोट देना है। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी एक को वोट दे दें। दूसरी चीज है कि कोटा निर्धारित होता है। अब जब काउंटिंग होगी, काउंटिंग में चूंकि इस प्रकार का वोट है इसलिए काउंटिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। काउंटिंग 4 लेवल में होती है, 4 चरणों में होती है, और इसीलिए एक कोटा अपनाया जाता है कि जो आपका वैल्यू ऑफ टोटल वोट होगा, वैल्यू ऑफ टोटल वोट, टोटल वोट और अपॉन नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज और +1, और इन सबके +1, ये क्या है, ये कोटा। अब इसको हम बताते हैं ये क्या है एक्चुअली में। वैल्यू ऑफ टोटल वोट, वैल्यू ऑफ टोटल वोट कुछ भी हो, मान लीजिए x है, और ये नंबर ऑफ वैकेंसीज एक ही है, राष्ट्रपति एक ही चुनना है, 1+1 और इसके +1, x/2+1, यानी कि वोट चाहे जितना हो, वोट चाहे जितना होगा उसका आधा और +1, यानी कि मान लीजिए अगर 100 वोट पड़ रहे हैं, 100 वोट पड़ रहे हैं, तो जिसको 51 वोट मिल गया वही विजेता होगा। इसका सिंपल सा अर्थ यही है, जिसको 51 वोट मिल गया वही विजेता होगा। दूसरी चीज ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यह आपका फर्स्ट पार्ट टू द पोस्ट नहीं है, यानी कि जो मैंने अभी विधानसभा या लोकसभा का बताया कि उसमें 4 वोट उसको मिले तो वो जीत गया, बाकी 3 वालों को नहीं मिला। आनुपातिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि नियम के अनुसार बदल सकते हैं इसको, अनुपात बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसको ज़्यादा वोट मिल गए तो वो नहीं हो सकता है, उसके लिए कोटा निर्धारित किया गया है, वो कोटा बताया गया है। यहाँ पे ऐसा कोटा नहीं होता है चुनाव में। अब बात करते हैं काउंटिंग की। वोटिंग तो ऐसे ही कर देंगे सब लोग, काउंटिंग सबसे महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा काउंटिंग में समझना होगा काउंटिंग कैसे होती है। इन्हीं चारों लोगों को सपोज करते हैं कि 4 लोग इलेक्शन में खड़े हुए हैं, ए, बी, सी और डी। टोटल वोट सम्मान ले रहे हैं 100, टोटल वोट, टोटल वोट। ये टोटल वोट हैं, वैल्यूज नहीं है। एक वोट की वैल्यू ज्यादा होती है, मैंने बता चुका है ये सारी बातें। ये टोटल वोट्स हैं। मान लीजिए ए को मिले हैं आपको 40 वोट, बी को मिले हैं 30, सी को मिले हैं 20 और डी को मिले हैं 10। 100 वोट तो हो गए। कोई भी देख सकता है तो इसमें बता सकता है कि 40 ही विजेता होगा। अगर विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होता तो सीधी सी बात है कि ए ही विजेता हो जाता और इसको ही पद मिल जाता। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई और जीत सकता है। अब देखिए फर्स्ट राउंड में जो होगा, फर्स्ट राउंड में पहले जो फर्स्ट राउंड की वोटिंग होती है उसमें जो सबसे नीचे जिसका सबसे कम वोट पाया रहता है उसको निकाल दिया जाता है, यानी कि डी को निकाल दिया जाएगा फर्स्ट राउंड में ही। डी को निकाल दिया जाएगा। लेकिन डी के वोट जो है 10, अब ये बर्बाद नहीं होने वाले हैं, इन्हीं वोटों को इनमें बांटना है। इसीलिए प्रोपोर्शनल जो मैंने बताया ना अभी को
कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, वो इसीलिए है। अब इनका वोट बांटा जाएगा अनुपात में, इनके ही अनुपात में। किस अनुपात में? वो वही चीज है कि डी को 10 वोट मिले हैं, इसका अर्थ क्या है इस सिद्धांत से समझेंगे। डी को 10 वोट मिले हैं, इसका सिंपल सा अर्थ है कि 10 लोग ऐसे हैं, 10 लोग ऐसे हैं जिनकी पहली प्राथमिकता डी थी, पहली प्राथमिकता डी थी। 10 लोगों ने, 10 लोगों में 10 लोगों ने डी को कहा कि हम प्रधानमंत्री चुनेंगे, राष्ट्रपति चुनेंगे डी को। लेकिन अगर किसी दुर्भाग्यवश या डी राष्ट्रपति हमारे नहीं बन पाते तो हम दूसरे नंबर पे किसे चुन सकते हैं? तो इनकी दूसरी प्राथमिकता किसे होगी? दूसरी प्राथमिकता 3 लोगों को हो सकती है। किसे किसे? या तो वो ए, बी या सी। किसी की ए हो सकती है, किसी की बी हो सकती है, किसी की सी हो सकती है। इसको समझते हैं। अब यही सबसे महत्वपूर्ण है, इसी को समझना। इसी से आपको समझ में आएगा कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या कहते हैं। डी निकल गए हैं, उनके 10 वोटों को अब बांटेंगे। पहली प्राथमिकता में 10 लोगों ने डी को वोट दिया है। दूसरी प्राथमिकता उनकी या तो ए हो सकती है या बी या सी। अब यहीं से उनके वोट बटेंगे। मान लीजिए इन जो 10 लोगों ने वोट दिया उसमें 1 लोगों की दूसरी प्राथमिकता ए थी, 7 लोगों की दूसरी प्राथमिकता बी थी और 2 लोगों की दूसरी प्राथमिकता सी थी। फर्स्ट राउंड नहीं है, ये सेकंड या लेवल कहेंगे या जो है राउंड ही कहिए। क्यों ये फर्स्ट राउंड है? क्योंकि देखिए कोटा निकाला मैंने बताया, चूंकि 100 वोट मान रहे हैं तो किसी को जीतने के तो पहली प्राथमिकता ये 100 वोट है तो जो है 51 वोट चाहिए जीतने के लिए। पहले राउंड में किसी को 51 वोट नहीं मिले हैं, इसीलिए दूसरे राउंड में जा रहे हैं, इनका वोट बढ़ रहा है। यानी कि सेकेंड राउंड में इनके में 1 वोट और काउंट हो जाएगा, इनके में 7 और इनके में 2। लेकिन हुए कितने अभी? यानी सेकेंड राउंड में इनके 41 तो हो गए, इनके 37 और इनके 22। समस्या ये है भाई साहब कि अभी भी 51 वोट मिले नहीं किसी को, यानी कि राष्ट्रपति अभी भी कोई बन नहीं पाया है। ये तो गए अब भैया, ये तो गए। अब क्या करेंगे? फिर से सबसे कम वाले को निकालेंगे। इस बार बारी आई है सी वाले भैया की, इनको निकालेंगे, ये भी निकलेंगे। पहले डी का हमने निकाला तो ये हाल था, अब सी को निकालेंगे। तीसरा चरण ही थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको अगर आपने समझ लिया तो फिर कोई डाउट ही नहीं। खैर यहाँ तक अभी तक चुनाव पहुँच नहीं पाता है, सेकेंड राउंड के बाद कभी पहुँचा नहीं है, लेकिन तीसरा राउंड ही टफ है थोड़ा। और ये भी समझिए, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए समझाया जा रहा है, ऐसे ही होता है। अब देखिए सी में जो है, सी में 20 लोग तो वो हैं, 20 लोग तो वो हैं जिन्होंने सीधे पहली प्राथमिकता, जिनकी क्या थी, जिनकी पहली प्राथमिकता सी ही थी, वो 20 लोग हैं। लेकिन 2 लोग ये जो वोट मिला है, इनकी पहली प्राथमिकता कौन थी? इनकी पहली प्राथमिकता डी थी, क्योंकि डी के ही 2 वोट गए हैं इनके पास। इनकी इन दोनों की दूसरी प्राथमिकता सी है, पहली प्राथमिकता तो डी ही थी, तो 2 हैं। अब इस सी को पहली प्राथमिकता में 20 वोट मिले हैं, इन 20 वोटों को दूसरी प्राथमिकता आप देखेंगे, इनकी दूसरी प्राथमिकता कौन हो सकते हैं, इस पर थोड़ा विचार करिए तो आपको समझ में आएगा। इनकी प्राथमिकता में या तो ए होंगे या बी होंगे या डी होंगे। डी निकल तो गए हैं, लेकिन अभी वोट इनका जो इनके पक्ष में पड़े हैं वो सारे वोट भी निकाले जाएंगे। या तो इनकी प्राथमिकता में डी होंगे, तो डी के साथ अब देखते हैं डी के। अब मान लीजिए इसमें से
20 वोट मिले हैं इनको। इसमें से मान लीजिए दूसरी प्राथमिकता में इनके 5 वोट पड़े, यानी कि सी को जो 20 वोट मिले हैं उसमें से, ये पहली प्राथमिकता के हैं, तो सी के 20 वोटों में से दूसरी प्राथमिकता में कौन हो सकता है? ए, बी और डी। ए, बी और डी हो सकते हैं। तो दूसरी वीडियो में 12 और इसमें 3, कितना हो गया? 20 वोट हो गए आपके, यानी कि ये 5 वोट ए की प्रायोरिटी में, दूसरा सेकंड प्रायोरिटी में इनके लिए है। और ये जो दूसरा है इनके लिए कौन है? ये सी तो है ही, ये दूसरे नंबर के हैं, इनकी दूसरी और इनकी तीसरी और चौथी प्रायोरिटी देखी जाएगी। क्यों? ये 2 वोट सी से निकले हैं, ये 2 वोट, पहली प्राथमिकता इनकी डी थी, इन 2 वोटों की पहली प्राथमिकता थी डी, फिर दूसरी प्राथमिकता थी सी। अब तीसरी और चौथी देखेंगे, तीसरी और चौथी में कौन हो सकता है? क्योंकि सी और डी निकल गए हैं तो बचे ए और बी बचे। मान लीजिए इनको 1 वोट दिया है और इनको 1 वोट दिया है। इस डी की अभी भी प्राथमिकता लिखेंगे, क्योंकि ये सी से निकाले जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है ए और बी होगा। इनको 1 वोट मिला, इनको 2 वोट मिला। ठीक है, पूरा खाता मैंने तैयार कर दिया। अभी फिर मैं समझा रहा हूँ कैसे है ये। डी को 10 वोट मिले थे, फिर से जल्दी से समझते हैं। डी को 10 वोट मिले थे पहली प्राथमिकता में, उनके 10 वोटों को बांट दिया गया है कि उनकी दूसरी प्राथमिकता में ए में 1 वोट मिला, बी में 7 वोट मिला, सी में 2 वोट मिला। ये सब उनकी दूसरी प्राथमिकता है। किसकी? डी वालों की ये सेकेंड प्रायोरिटी है। सेकेंड, ये जो सी के 2 वोट हैं, यही सी के 2 वोट यहाँ पे जब आए हैं, यहाँ पे इसकी तीसरी और चौथी प्रायोरिटी ली जा रही है। क्यों ली जा रही है? क्योंकि इस सी भी अब निकल गए हैं सेकेंड राउंड में, सबसे कम होने की वजह से इनको भी निकाल दिया जा रहा है। तो सी में जो 2 वोट डी के मिले थे, उन डी के भी वोट अब किसी और को जाएंगे, यानी कि इन 2 वोटों की जो तीसरी और चौथी प्राथमिकता में शामिल थे उनके वोट लिए गए। और इसी तरह इस सी में ये जो 20 वोट हैं, ये पहली प्राथमिकता किसको दिए थे? सी को। दूसरी प्राथमिकता या ए को दिए होंगे, या बी को दिए होंगे, या फिर डी को दिए होंगे। ये सब बातें थोड़ा सा समझिए। या ए को दिए होंगे, या बी को दिए होंगे, या डी को दिए होंगे। ए और बी की तो वोट सीधे काउंट हो जाएंगे, लेकिन डी निकल चुके हैं पहले। डी निकल चुके हैं तो अब डी के वोट देखे जाएंगे। डी के, इनकी प्राथमिकता, दूसरी प्राथमिकता डी थी, तो तीसरी और चौथी कौन रहा होगा? पहली सी थी, दूसरी डी थी, तो तीसरी या ए होंगे और चौथी ए या बी में से दोनों होंगे। इधर उधर हो सकते हैं। मान लीजिए एक लोगों ने कहा कि हमारी जो है तीसरी प्राथमिकता 1 थी, इनकी 2। अब टोटल वोट काउंट कर लेंगे ए का। ए के लिए टोटल कितना हुआ? 5, ये 5, 1 6, 1 7, ये 7 हो गया। ठीक है, और फिर इधर काउंट करेंगे बी का। बी का 12, 2 14 और 1 15, 15 वोट इसके हो गए बी के। अब यही आपको थर्ड राउंड में टोटल करने होंगे। 7 हो गया और ये 15 हो गया। ये आपके आ गए 48 और ये हो गया 52। और इसी के साथ ये विनर हो गए। बी अब राष्ट्रपति बन चुके हैं, क्योंकि इनके कोटा से अधिक नंबर आ गया। अभी जो 51 वोटों की संख्या जिसको मिलती वो जीतते, इनको 52 मिल चुके हैं, इसलिए ये विजेता हो चुके हैं। और जो ए पहले राउंड में लग रहे थे कि यही जीतेंगे, इतना अंतर था, दूसरे राउंड में उनको 4 वोटों से हरा दिए, 3 वोटों से। इस तरह से होता है राष्ट्रपति के वोटों की काउंटिंग। थोड़ा सा ये टफेस्ट है थर्ड राउंड का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, क्लियर बातें मैंने समझाने का प्रयास किया है। इसके बाद भी राष्ट्रपति से संबंधित किसी प्रकार के प्रश्न
के लिए आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। बाकी आप चाहे जो भी सवाल हो मन में कमेंट सेक्शन में पूछिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी राष्ट्रपति से संबंधित लगभग महत्वपूर्ण बातें जो थी बता दी गई हैं। वोटिंग को लेके और काउंटिंग को लेके थोड़ा सा काउंटिंग में ये चीज़ें थोड़ी टफेस्ट हैं, जिनको बहुत आसानी तरीके से समझाया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया हो, समझे हों आप लोग। तो थैंक यू देखने के लिए। और किसी भी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो बताइएगा, नई वीडियो जल्द ही जाएगी। थैंक यू।